नमस्कार, मैं हूं अजय त्रिपाठी। आप देख रहे हैं आमने सामने। इस प्रोग्राम में आज आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करा रहा हूं जिन्होंने साहित्य की दुनिया में ऐसा नाम कमाया है कि अब जब आप नाम सुनते हैं तो अपने आप गुदगुदी होने लगती है। मैं आपको मिलवा रहा हूं हिंदुस्तान के जाने माने व्यंग्यकार डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी से। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ईटीवी के इस प्रोग्राम में बहुत सारे दर्शकों के साथ हम आपको बधाई देना चाहते हैं पहले कि इस साल आपको पद्मश्री के लिए चुना गया है। बहुत बहुत हमारी ओर से आपको बधाई। डॉक्टर श्याम श्याम मेडिकल कॉलेज में आप जब पढ़ा करते थे रीवा में, उसी पे व्यंग लिख मारा आपने और वहाँ से व्यंग शुरू आप तक चल रहा है। लेकिन ये दिल का डॉक्टर और व्यंग दोनों का कॉम्बिनेशन पल्ले नहीं पड़ा। मुझे आपके प्रश्न से ऐसा लगता है कि कहीं कुछ बड़ी अलग अलग चीज़ें और लगता है बल्कि विरोधाभासी चीज़ें हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आपके जीवन के कुछ बेसिक इमोशंस होते हैं, इसमें व्यंग भी एक है, हास्य भी एक है। हंसना तो आदमी ही है जो हंसता है, कोई और जानवर को हंसते नहीं देखा होगा आपने। शक्ल उसकी कैसी भी हंसती से लगे और होते नहीं, हंसते नहीं है। गुस्सा, प्यार, ये बेसिक इमोशन जो है वो दिल से आते हैं। ये संवेदना जो है ये सबसे महत्वपूर्ण है, न केवल व्यंग के लिए या साहित्य रचने के लिए या कविता का कोई भी फॉर्म लिटरेचर का रचने के लिए बहुत संवेदनशील होना चाहिए आपको। और डॉक्टर बनने के लिए भी मैं कहता हूँ, अगर आप सच्चे डॉक्टर हैं और एक अच्छे डॉक्टर हैं तो आपके अंदर बहुत संवेदनशील दिल होना चाहिए, जहाँ आप सामने वाले की तकलीफ़ को समझ सकें, सामने वाले के कष्ट को समझ सकें। लगभग हम जिसे कहते हैं, हम डॉक्टरी में ना भी माने पर हम मानते हैं, देखिए, कि एक परकाया प्रवेश की कला होनी चाहिए, वो होनी चाहिए एक अच्छे साहित्यकार में। मैं आपकी तरह महसूस कर सकूं तभी तो आपका चरित्र लिख सकूंगा। और वो परकाया प्रवेश की कला मुझे अच्छा डॉक्टर बनने में भी मदद करती है। तो मेरे लिए तो बिल्कुल विरोधाभास नहीं है। डॉक्टरी ने मुझे एक अच्छा लेखक बनने में हमेशा मदद ही की है। मुन्ना भाई एमबीबीएस अभी आई तब लोगों को लगा अच्छा ये भी होता हॉस्टल में। पर आपका नरक वाला उपन्यास पढ़ के लगता है ये सब बहुत पहले हुआ करता था। मेरा उपन्यास नरक यात्रा केवल हॉस्टल के दृश्य जरूर उसमें कुछ, पर वो पूरा मेडिकल हॉस्टल पे नहीं है, बल्कि वो एक अस्पताल की, सरकारी अस्पताल की कहानी है, जहाँ कैसे एक सामान्य व्यक्ति, हमने उस पर एक फिल्म अभी लिखी है जिसका नाम ही रखा है, उससे आप पूरी नरक यात्रा उपन्यास के समझ जाएंगे। सब रास्ता गॉड को जाता है। बहुत बढ़िया। कहीं से होगे भगवान के पास पहुंचोगे। तो वो उपन्यास जो है इस पूरी मेडिकल व्यवस्था का, सरकारी अस्पतालों की मेडिकल व्यवस्था की कमियों को एक बड़े मज़े लेके दर्शाता है। ये डॉक्टरों के खिलाफ उपन्यास है। मैं डॉक्टर हूँ। ये मैंने जब आया था राग दरबारी उपन्यास, बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है शिवलाल जी का, तो मैं बहुत उत्सुक हुआ था क्या छोटे छोटे मैं व्यंग लिख रहा हूँ, मैं भी कोई बड़ा काम करूँ। तो चूँकि मेरा बिल्कुल फर्स्ट हैंड अनुभव था अस्पतालों का, तो मुझे लगा हाँ ऐसा एक लिख सकता हूँ। तो फिर मैंने ये उपन्यास उस समय लिखा। और इसमें कुल एक दिन की कहानी है। नरक यात्रा में एक नरक यात्रा है जो सुबह से शुरू होती है और अस्पताल शाम को बंद हो जाता है। जब चारों तरफ कीचड़ है तो वैसा ही होगा जैसे नरक यात्रा का अस्पताल। आपके सारे व्यंग संग्रह मैंने पढ़े, उनको पढ़ करके सारे उपन्यासों को, 4 उपन्यास आ गए। हाँ, मेरे 4 उपन्यास। चारों को पढ़ के लगता है कि जैसे जैसे आप इसमें अंदर चलते गए डॉक्टरी पेशे में और आगे बढ़ते गए, जैसे तो एक नई विजन आपके पास आता गया। बिल्कुल। उम्र देखिए केवल डॉक्टरी पेशे में नहीं, जैसे जीवन में आप उतरते गए तो आप, और अगर आप आँख खोल के उतरते हैं, एक होता है कई लोग जीवन से आँख मीच के गुजर जाते हैं पूरा, जैसे वो 18 साल की उम्र में थे वैसे ही 60 साल की उम्र में है, कुछ नहीं सीखा आपने। पर जीवन जब आपको सिखाता है, और आप, जीवन तो हर एक को सिखाता है, जब आप सीखने को तत्पर हो जीवन से, तो जीवन ने मुझे बहुत सिखाया। जीवन को जैसे जैसे आप नई नज़रों से देखना शुरू करते हो, जीवन की वो चीज़ें जिनकी तरफ आपकी नज़र ही नहीं जाती थी, कभी आप समझते नहीं तो जीवन के ये कोने भी हैं, जब उन पर प्रकाश पड़ता है आपकी नज़रों का, तब फिर आप बारामासी ऐसा उपन्यास लिखते हो। तब मुझे देखिए बारामासी उपन्यास मेरा व्यंग उपन्यास था, पर मैं सोचता था व्यंग को हमने क्यों बांध रखा है कि हम राजनीति पर ही व्यंग लिखेंगे, क्यों बांध रखा है कि हम केवल अफसरों पर। ये बड़ी कई बार भाई, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि व्यंग के कवि हो या व्यंग के तो सियासत बस उतने पे सीमित हैं, वो उसी मजा ले रहे हैं और समझते हैं उनको। मैंने ये कहीं कहा था कि व्यंग अगर अपने आप को राजनीति में और इसमें उलझाया हुआ है तो ये व्यंग की सीमा नहीं है, व्यंग्यकार की सीमा है। क्योंकि व्यंग तो सब जगह है, आप ढूंढने की कोशिश करो, व्यक्तिगत संबंधों में है, घर में है। तो मैंने जो बारामासी लिखा था वो एक विधवा माँ की कहानी थी। इसके 4 बच्चे हैं और जो कैसे धीरे धीरे बिगड़ते जाते, और उनके आपस के संबंधों को मजा लेके लिखा था, उनके जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनके जो द्वंद्व हैं, उनको लिखा था। तो मैंने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में, आंतरिक संबंधों में
आपस के संबंधों में कहाँ व्यंग आ सकता है, ऐसा करके व्यंग लिखा। अब मैंने व्यंग के बहुत कलर, मैंने एक चौथा उपन्यास लिखा था 12 ये मरीचिका लिखी थी। हाँ, मरीचिका जो है वो एक पौराणिक व्यंग उपन्यास है। और मैंने एक कॉन्सेप्ट लिया था जिसमें मैं कह रहा था कि रामराज्य हमारे देश की सबसे बड़ा चीज क्या है, आपका सपना क्या है? बिल्कुल, कि देश में रामराज्य रामराज्य हो जाएगा, हमारे जीवन में एक रामराज्य आ जाए। रामराज्य में हम मानते हैं कि बस कुछ नहीं होगा, ना शारीरिक ना भौतिक ना कोई किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होंगी, आप बड़े सुख से रहेंगे, रामराज्य हुए। तो रामराज्य हमारा सबसे बड़ा दिव्य स्वप्न है भारतीय समाज का। तो राम पर मेरा कहना था व्यंग्यकार के तौर पे कि रामराज्य आता हमेशा दिखेगा पर चलेगा पादुका राज। आपकी जितने भी व्यंग्य संग्रह उपन्यास में ये तो तय है कि बहुत सारी ट्रेडिशनल चीजें दिखाई पड़ती हैं, हाँ, जिनको हम लोगों ने बचपन में जैसे पढ़ा कई है। बार आप देखोगे मालती जोशी के उपन्यास में बिल्कुल गांव का टच दिखाई पड़ता है, जैसे आपके जो व्यंग्य हैं उपन्यास में बड़ी पौराणिक चीजें दिखाई पड़ती हैं। एक चीज जो मुझे व्यक्तिगत रूप से कई बार लगती है कि आपके जितने भी लेखन हैं उसमें मुझे बुंदेलखंड का बहुत दिखाई पड़ता है। हाँ, मैं बुंदेलखंड से हूँ क्योंकि, और अब ऊपर से मैं चाहे जो कर लूँ, पर मैं जब जब लौटूंगा अपनी जड़ वहीं है मेरी। तो मैं लौटता हूँ, जब मैं आदमी को समझने की कोशिश भी करता हूँ तो मेरे पास जो देखने का नज़रिया है वो बुंदेलखंड वाला है। और बुंदेलखंड में आपको बताऊँ, मैं नहीं जानता आप बुंदेलखंड को कितना जानते होंगे, पर बुंदेलखंड में कहीं कहते हैं कि पग पग नीर, और जब आप इधर की बात करते हैं, मालवा की बात करते हैं कि पग पग रोटी पग पग नीर, यहाँ पग पग पे व्यंग है। आप बिल्कुल बिना पढ़ा लिखा आदमी भी जो बैठा हुआ है, अगर आप थोड़ी देर बस स्टैंड पे बैठ जाएं, पुलिया पे बैठ जाएं, इतना व्यंग है, आपस की बातचीत में इतना व्यंग है, आपस के कमेंट्स इतने जबरदस्त हैं। फिर मैं सोचता था कि ऐसा क्यों है कि बुंदेलखंड में इतना व्यंग है। मैंने सोचा कि बुंदेलखंड में गरीबी इतनी है, इतनी रही है, अब धीरे धीरे निकल रहा है बुंदेलखंड उससे, कि उस गरीबी से लड़ने के दो ही रास्ते थे, या तो मैं आत्महत्या कर लूं या मैं अपने पे हंस लूं, बिल्कुल सही, हंस लूं। तो वो अपनी गरीबी पे और अपनी हालत पे हंसना सीख गए, इसलिए जिंदा है। दूसरा आपके उपन्यासों में एक चीज़ दिखाई पड़ती है कि तो सही कहा आपने कि आपने जो आपकी माटी थी उसको पकड़ा। दूसरा, कई बार हम लोगों को लगता है ऐसा कि क्या इतना सही है कि आप दिन भर दिल की धड़कन नापते नापते दिल की धड़कन, आपकी दिल की धड़कन उसमें दिखाई पड़ने लगती है। होगी, मैं कह रहा हूँ ना, हर लेखन में लेखक तो मौजूद ही रहता है, पर कहीं बैकग्राउंड में होता है, वो सामने दिखे ना, वही लेखक की करामात है। अगर लेखक भी सामने दिखने लगे तो, पर वो हर लाइन, हम कहते हैं पंक्तियों के बीच की जो स्पेस है जहाँ कुछ लिखा नहीं गया, वहाँ लेखक है। तो मैं तो हूँ ही हर जगह कहीं ना कहीं, पर वो हर बार वही है कि लेखक की कला वही है कि जब आप बिन्नू, जैसे बिन्नू के कैरेक्टर है उसमें, या मेरी अभी 12 ये जो अभी हमना मरब की एक माँ है जो लकवा पड़ गया है और 18 साल से बिस्तर पे है, तो आप उस माँ का दर्द जब लिखोगे तो पहले उसे महसूस तो करो कि एक अकेला आदमी जो बिस्तर से अब टट्टी पे पेशाब के लिए मोहताज हो गया, ऐसा व्यक्ति पढ़ा वो क्या सोचता होगा। तो आपको इस जगह डॉक्टरी ने बड़ा काम दिया। मैंने हर तरह की मुसीबतों में पड़े आदमियों को डॉक्टरी में देखा और उनके मन को समझने की कोशिश की। वो कहीं ना कहीं आपके लेखन में आ जाता है, मदद करता है, आपको चरित्रों को समझने में मदद करती है। डॉक्टरी मैंने मुझे बहुत हेल्प की पूरे लेखन में, चूंकि आप दिल के डॉक्टर हैं, पूरे लेखन में दिल की बात दिखाई पड़ती है, उसमें दिमाग कहीं दिखता नहीं है कि दिमाग बहुत, देखिए कभी भी जिंदगी, हमने पूरी जिंदगी निकल गई, दिमाग का मतलब है गणित, कैलकुलेट करके हमने कोई जिंदगी में जिया नहीं, कैलकुलेट करके हम कहीं कुछ भी काम नहीं किया। जैसा जीवन ने हमको जहाँ पहुँचाया, हम जीवन के सहज प्रभाव के हिसाब से बहते गए। भी लेखन में भी है, हमने गणित लगा के नहीं किया। जीवन में गणित होता भी नहीं है, जीवन गणित थोड़ा व्यवस्था करता है गणित, पर वैसे जीवन में इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप दिल की बात मानें। दिल की बात मानेंगे तो आमतौर पे वो दिमाग जो करते हैं खुरापात, उससे दूर हो जाएंगे, आप जीवन के ज़्यादा करीब होंगे। जिंदगी भर आप वो कस्तूरबा अस्पताल के एक डॉक्टर साहब की तरह रहे, तो कभी दिल ने कहा नहीं कि दिमाग पे हावी होने की कोशिश नहीं की? मैं पैसा कमाता, तो पैसा कमाने वाले तो लाखों डॉक्टर बैठे हुए हैं, पद्मश्री तो मेरे को दिया गया, तो कहीं समाज ने कहाँ स्वीकारा, किसको स्वीकारा? समाज ने स्वीकारा उसको जो इस पैसे के उलझाव, जो दिल से काम करता है। कि वही कि अगर दिल जो है दिमाग पर हावी ना होने पाए तो रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। होता ही नहीं, अगर आप दिल के साथ हैं तो दिमाग आप पर हावी नहीं होगा। एक और बड़ा मुद्दा आता है कि आखिर आप इतनी कोशिश में जुटे हुए हैं, आपके पहले हरिशंकर परसाई जी को हमने देखा, शरद जी को देखा, बहुत सारे व्यंग आपने, लेकिन व्यंग आज भी साहित्य में कोई विधा नहीं माना जाता। इस पर मैं आपसे सवाल करूंगा, लेकिन मेरे पास समय हो गया, ब्रेक कर लौटूंगा तो आपसे जानना चाहूंगा आखिर इस मुद्दे पर क्यों खामोशी ओढ़ी है। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा। मेरे साथ बने हुए हैं जाने माने व्यंग लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी।
आमने सामने में आपका फिर स्वागत है। आज हमारे साथ मेहमान है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, जिन्हें हाल ही में पद्मश्री मिला है और भोपाल के नहीं बल्कि हिंदुस्तान के अच्छे बैंकरों में और अच्छे डॉक्टरों में उनकी गणना होती है। मैंने जो आपसे ब्रेक के पहले सवाल पूछा था कि आखिर इतना कुछ हुआ पर बैंक को विधा क्यों नहीं मान रहे? बैंक को विधा बैंक को विधा कोई नहीं मान रहा है। देखिए क्या है, ये बहस और ये लड़ाई जी बहुत दिनों चलती रही। परसाई जी ने कहा व्यंग केवल स्पिरिट है, साहित्य ये व्यंगात्मक चीज लिख सकते हैं, व्यंग ही अलग से कोई चीज है ऐसा नहीं। आप व्यंग कविता लिख सकते हैं, व्यंग निबंध लिख सकते हैं, व्यंग कथा लिख सकते हैं, व्यंग उपन्यास तक जा सकते हैं, पर वो व्यंग की अपने आप में एक स्वतंत्र सत्ता हो ऐसा हम नहीं मानते। उनके उस जमाने में सबने ऐसा ही कहा। मैंने इसकी शास्त्रीय शब्दावली मेरे को आती नहीं, मैं तो हायर सेकेंडरी तक पढ़ा हुआ हिंदी का विद्यार्थी हूँ, वरना मैं तो साइंस का विद्यार्थी हूँ, तो मैं इस झगड़े में नहीं पढ़ सकता कि शास्त्रीय अर्थों में इसकी परिभाषा में ये फिट होता है कि नहीं होता। पर देखिए क्या हुआ है कि धीरे धीरे पाठक जगत ने ही एक स्वीकृति दे दी इसको कि एक तो विधा है, ये कुछ अलग चीज तो है, ये वो नहीं है जो आप कह सकें। व्यंग कथा को कभी व्यंग कथा कह के या कहानी कह के नहीं माना जाएगा, वो व्यंग ही कह के माना जाएगा। तो धीरे धीरे इसका स्वीकार तो है, अब इसको एक विधा वाली इज्जत मिलने लगी है। इतने पुरस्कार अभी बीच में मेरे 2-3 ऐसे मिले जो व्यंग के एक्सक्लूसिव पुरस्कार, साहित्य के पुरस्कार। मुझे लगा कि देखिए साहित्य पर पद्मश्री बहुत लिमिटेड लोगों को है। बिल्कुल आपके पास भारत भारती सम्मान, बहुत सारे सम्मान आपके खाते में। श्रीलाल शुक्ल जी की बात करें, बहुत सारे सम्मान उनके खाते में हैं। जितने भी व्यंग के लोग आए हैं उनके खाते में बहुत सारे सम्मान, बहुत सारे पुरस्कार, बहुत सारे मंच। बस इन्हीं सब ने धीरे धीरे बताया है कि नहीं यार ये विधा है, प्लीज जिद मत करो, मानो इसको। अब नहीं मानते तो भी फर्क नहीं पड़ता। आप जैसे कहते हैं ना, जो शेक्सपियर ने कहा था कि गुलाब तो गुलाब रहेगा, खुशबू वही देगा, खूबसूरत भी उतना ही लगेगा। आप मत कहिए गुलाब, उसे गेंदा कह लें या कुछ कह लें तो क्या फर्क पड़ता है। आखिर श्रीलाल शुक्ल जी हुए, हरिशंकर परसाई हुए, शरद जी हुए, फिर उसके बाद एक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, बहुत सारे लोग बड़ा ही सतही लिखन व्यंग में भी शुरू हो गया। जब लगा कि व्यंग में एकदम पढ़ा जाता है तो ऐसा लगता नहीं आपको कि सतही? हर व्यंग एक बयान है पर हर बयान एक व्यंग नहीं है। तो आप हुआ ये है कि ज्यादातर लोग बयानों में उलझ गए, जैसा देखा वैसा उतार दिया। अब उसे आप जिद करते हैं इसे व्यंग कहें, आप उसे व्यंग कॉलम में छपने मात्र के कारण आप कहो कि ये व्यंग है, तो वो तो कॉलम छापने वालों की मजबूरी है कि उसे व्यंग के तौर पे छाप रहे हैं। वो व्यंग तो नहीं है। व्यंग में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हास्य का पुट हो, उसमें कहीं व्यंजना हो। आप सीधे कैसे बात कर सकते हैं? उसमें बिंब योजना हो, कविता के करीब है व्यंग, बहुत ज़्यादा कविता के करीब है, कविता जैसा है व्यंग। आपको एक एक शब्द चुन के रखना है, जड़ना है। वो एक बार जरा गलत हो गया कि वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। तो वो आदमी उतनी मेहनत करने को तैयार नहीं, बस इस बात पे आमदा है कि मैं लड़ूं कि व्यंग विधा है कि नहीं। विधा हो जाएगा तुमको क्या मिल जाने वाला यार, तुम तो एक अच्छा व्यंग लिख के बताओ। और व्यंग लिखना आप याद रखिएगा बेहद कठिन काम है। और ये केवल हिंदी के लिए नहीं बोल रहा मैं, सारी भारतीय और बाहर की, अंग्रेजी बहुत बड़ी भाषा है अगर कहा जाए, उसकी परंपरा बहुत लंबी है। तो अंग्रेजी भाषा में भी आज की तारीख में इतने सदियों से जो अंग्रेजी भाषा चल रही है, उसमें आप एक पूरी उंगलियों पे गिनने लायक व्यंगकार नहीं है। बहुत दिन तक लंबा प्रयास करना पड़ता। मुझे याद है कि त्रिलोचन शास्त्री जी सोनेट लिखते लिखते चले भी गए, लेकिन सोनेट को एक बाकायदा पहचान देके पर एक बड़ा प्लेटफॉर्म जो बनना चाहिए नहीं हुआ। लेकिन व्यंग को तो लंबा समय हो गया, बड़ी लंबी यात्रा कर चुका है व्यंग। तो मैं तो इतना अपने अनुभव जानता हूँ सर। देखिए मैं कभी किसी लेखन की राजनीति में नहीं पढ़ा, मैं किसी लेखन के गुट में नहीं था, मैं तो कई सालों तक समझता ही नहीं था कोई मुझे पहचानता भी होगा। लिख रहे हैं आप, अपना काम कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे तो पाठकों के बीच एक अच्छे व्यंग की भूख भयंकर है, भयंकर है। लोग पागलों की तरह पढ़ते हैं, पागलों की तरह रिस्पॉन्ड करते हैं। एक अच्छा व्यंग लिख के देखिए आप, तो ऐसा नहीं है उस प्लेटफॉर्म, खाली प्लेटफॉर्म हो तो क्या करें, दर्शक तो बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कोई तो प्लेटफॉर्म पे आए। मैं आ गया तो मेरे को वो स्वीकार्यता मिल गई, और भी आदमी कोशिश करते हैं, कर रहे हैं। पर आप जब स्टेज पर आते हैं, किसी प्लेटफॉर्म पे आते हैं, किसी मंच पर आते हैं, कोई विधा लेके आते हैं, तो जिम्मेदारी सही है। सब एक और की बड़ा बदलाव, जैसे आज हम टेलीविजन में हैं तो हर ऑडियंस अलग अलग टारगेटेड है। टीजी कहलाता है हम लोग, टारगेट ऑडियंस। आप जब से लिख रहे हैं, मैंने देखा कि आप धर्मी में लिखते थे तो भी एक अलग अंदाज रहता था। कई बार मैंने आपको सरिता मुक्ता में पढ़ा, उसका अंदाज अलग हुआ करता था। कम से कम मेरे ख्याल से 3-4 हजार कॉलम तो मैं पढ़ चुका हूँ आपके। तो ये अलग अलग अंदाज कैसे आ जाता है? मैंने बहुत से कॉलम लिखे, मैंने इसको समझा साइकोलॉजी को, जैसे आप लोग करते ही हो ना, आप सर्वे करते हो अपने देखने वालों का, फिर कहते हो कि इसके ये रुचि है, ये रुचि है,
इसके प्रोग्राम ऐसे देंगे। जब मैंने अखबार 2-3 अखबारों के लिए लिखा जी। और रेगुलर कॉलम लिखा, हर वीक लिखा, तो मैंने उसको कभी भी इन सारे कॉलमों को फिर इंडिया टुडे के लिए लिखा, फिर मैंने कुछ ज्ञानोदय में मेरी कॉलम आए, मतलब कुछ ये साहित्यिक मैगजीन है, इंडिया टुडे का अलग नेचर है, अखबारों को एक अलग नेचर है। वही मैंने पूछा सवाल। और इनकी सबकी धर्मियों का नेचर अलग हुआ करता था। इनके सबके पढ़ने वाले अलग किस्म के हैं। पर आप बात के लिए इसलिए नहीं करोगे अखबार का है तो मैं थोड़ा सा डाइल्यूट करके खराब बात लिखूं, पर मैं अखबार की पाठक की मानसिकता को समझता हुआ, ये नहीं कि मैं तत्कालीन विषय पर लिखूंगा, पर मेरे 2 काम है उसमें कि एक तो उसको समझ में आ जाए और मेरा पाठक का पढ़ने का स्तर बढ़े, उसे एक अच्छा व्यंग पढ़ने की तमीज भी मैं विकसित करूं, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो मैंने दोनों जिम्मेदारियां निभाई कि मेरा पाठक पहली बात तो मुझसे जुड़े, तो मैं हर एक को अलग समझ के करता था। अगर मैं साहित्यिक मैगजीन लिख रहा हूं तो मेरे विषय अलग होंगे, मेरे करने का अंदाज थोड़ा अलग होगा, क्योंकि मैं एक बुद्धिजीवी वर्ग के लिए लिख रहा हूँ, वो एक अलग किस्म का व्यंग चाहता है। फिर मैं अगर इंडिया टुडे में लिख रहा हूँ तो वो एक एलीट वर्ग है हिंदुस्तान का, या अपर मिडिल क्लास वर्ग है, उसके जो विषय होंगे, उसके लिए जो भाषा होगी, उसके लिए जो शैली आप लोगे, वो थोड़ा सा बुद्धिजीवी और नीचे वर्ग के बीच से होगा। अखबार सबके लिए है, उसमें एलीट भी पढ़ता है, नीचे वाला भी पढ़ता है, तो कोई ऐसा टॉपिक, कोई ऐसा कहने का तरीका जो सबको पसंद आ जाए, ये आप करें। जब व्यंग लिखा जाता है तो व्यंग का अक्सर एक पिन पॉइंट होता है कि या तो सियासत के लोग, उस समय जो प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, जो भी हो, और पुलिस वाले, पर आपके पूरे व्यंग में ये दोनों पार्ट कहीं नहीं आ पाते, इसके पीछे क्या कारण? लेकिन मैं जवाब चाहूंगा, उसके पहले छोटा सा समय हो गया ब्रेक को, लौटूंगा तो आपसे बिल्कुल दिल से चाहूंगा कि आप जवाब देंगे आखिर पॉलिटिक्स पे। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, मेरे साथ बने हुए हैं डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं आमने सामने, और आज हमारे साथ मेहमान हैं पद्मश्री डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी, हिंदुस्तान के जाने माने व्यंग्यकार। आप उस पॉइंट पर नहीं पहुंचे कभी आपने, क्योंकि ज्यादातर व्यंग्यकार पॉलिटिशियन और पुलिस वाले, और कई बार तो प्रेस वाले भी, तो आपने इन तीनों को नहीं छुआ। नहीं, हमने बहुत छुआ है, पुलिस का तो बहुत छुआ है, पर हाँ देखिए, मेरे 2-3 चीज़ों से मैं अलग हूँ और जो लिखे जाते थे। एक तो मैंने किसी व्यक्ति विशेष को लेके व्यंग नहीं लिखे, मेरे किसी में आप मोदी साहब का नाम नहीं सुनेंगे, केजरीवाल साहब का नाम नहीं सुनेंगे, राहुल गांधी जी का नाम नहीं सुनेंगे, किसी राजनेता के नाम से मैंने कभी व्यंग नहीं लिखा, क्योंकि राजनेता के नाम से लिखे व्यंग बहुत क्षणिक होंगे। कल के दिन आज मुरारी देसाई पर अगर मैंने कोई व्यंग लिखा होता तो आज कौन पढ़ने वाला है मुरारी देसाई व्यंग को। मैं क्षणभंगुर रचनाओं में बिलीव नहीं करता। मैंने राजनीतिक व्यंग बहुत लिखे हैं, पर मेरा काम क्या रहा है कि मैं अपने पाठकों को उन राजनीतिक शक्तियों और राजनीतिक खेल, बारीक खेल, पर्दे के पीछे के खेल, कैसे सत्ता की राजनीति चलती है, उनके बारे में उसको जागृत करूं, उनके बारे में उसको ज्ञान दूं। पॉलिटिकल सटायर जब बात होती है तो ये जो दिल्ली दरबार और भोपाल दरबार चल रहा है इस समय, आपको क्या लगता है? ये सब सत्ता के खेल है जी। याद रखिएगा, सत्ता में सफल वो होता है जी। जो या तो जनता से सीधे जुड़ा हो, या जनता को कम से कम भ्रम दे सके मैं तुमसे जुड़ा हूं। अब ये सत्ता के खेल वहां से शुरू होते हैं, इनके बीच में कहीं होते हैं। कुछ जगह वो वास्तव में जुड़े होते हैं, कुछ जगह कम से कम वो भ्रम पैदा तो कर ही पाते हैं कि ये हमारे लिए सोच रहा है। मैंने कभी एक रचना लिखना शुरू की थी कि राजा को पता चलता है कि प्रजा खुश नहीं है, तो बैठा कि प्रजा खुश क्यों नहीं है। उसने बाकायदा मीटिंग बुलाई कि भाई बताओ कि प्रजा खुश क्यों नहीं है, और कुछ करो कि प्रजा खुश हो, क्योंकि अंततः प्रजा चाहे वो भ्रम में ही खुश हो, पर खुश रखना मेरी जिम्मेदारी है, तभी तक मेरी सत्ता है। तो सत्ता की राजनीति को समझने के लिए आप इन छोटी चीज़ों में नहीं उलझ सकते कि उसने ऐसा कर दिया, उनने चंदे में इतना खा लिया, इन चीज़ों का एक पर ये इनके पीछे का खेल समझने की बात है। तो उस खेल को समझाने के लिए मैं व्यंग लिखता हूँ। जब बिस्ती है बिसात तो हारती जनता ही है। जी बिल्कुल। तो फिर ये भी तो बताना है मेरे को, तो ये मेरे व्यंग का हिस्सा होता है। तो मैंने कभी व्यक्तिवादी कोई नहीं लिखी। कई बार ऐसा लगता है कि आपके व्यंग में भी सियासत, और सियासत में आप व्यंग ढूंढते ढूंढते व्यंग में सियासत कर देते हैं। व्यंग का मजा ही तब है जब मैं अपनी बात बहुत बारीकी से कहूँ, और पर बारीक होते हुए भी वो आपकी पकड़ में आ जाए। जी, हमने देखा कि आप रिटायरमेंट हो गए, उसके बाद भी आपका जो वहाँ आने जाने का अस्पताल अभी परंपरा बनी हुई है। हाँ, मैं डॉक्टरी के बिना जी नहीं सकता। मेरे 2 चीजें हैं, जैसे कहते हैं ना, कई लोग कहते हैं कि एक मेरी पत्नी, एक प्रेमिका है। बहुत बढ़िया। और आप पता नहीं कर पाते, अभी तक नहीं समझ पाए कि पत्नी कौन है, प्रेमिका कौन है। आपकी डॉक्टरी भी उतनी ही महत्वपूर्ण आपको लाइफ में लगती है, उसके बिना जी नहीं पाते। लिखना भी उतना ही महत्वपूर्ण लगता है, उसके बिना जी नहीं सकते। तो आपको आज तक नहीं, बहुत बार हुआ है कि आप छोड़ो डॉक्टरी, जब रिटायर हुआ तब सोचा अब लिखो, पर मैंने पाया नहीं यार, मेरे अंदर देखो तब कोई नखरा नहीं है। मेरे को ऐसा कमरा सन्नाटे वाला नहीं चाहिए, मेरे को कोई पहाड़ पे जाके उपन्यास नहीं लिखना,
मैं तो घर में वहीं बैठ के टीवी चलता रहता, पत्नी बीच में आवाज़ दे देती, यार जरा था ये सब्जी कटवाने मेरी मदद कर दो, तो आप आधा उपन्यास छोड़ के बैठ के वो वाला काम भी कर लेते हैं। पर उसी के बीच जीते हुए जो मैं लिख रहा हूँ उसमें आनंद है, तो उससे ऊपर मेरे को कोई चीज़ चाहिए नहीं। फिर इसके पीछे डॉक्टर साहब क्या थ्योरी रही होगी कि एक तो साहित्य की इतनी सारी विधाएं, आप अन्य विषय जाने वाले व्यंग्य में आ गए, दूसरा डॉक्टरी के बहुत सारे और भी, आप दिल के डॉक्टर बने। डॉक्टरी में आप कहीं भी जा सकते थे, मैं अच्छा सर्जन भी बन सकता था, मैं ठीक सा सर्जरी कर सकता था, मेरी इंटर्नशिप के दौरान मैं कर लेता था। पर मेरे को ऐसा लगा था कि नहीं, मेरे को एक फिजिशियन बनना है, जो कि जिसकी जितनी वाइड बेस होगी मेरी उतना मैं अच्छा डॉक्टर बनूंगा, बजाय कि मैं एक सुपर स्पेशलिटी लेके बैठ जाऊं। तो मैं वास्तव में फिजिशियन हूँ, कार्डियोलॉजी प्रैक्टिस करता हूँ ज़्यादा, पर मैं एक अच्छा फिजिशियन हूँ। फिजिशियन मतलब बहुत वाइड बेस है, मैं डायबिटीज़ भी देखता हूँ, मैं हाइपरटेंशन वाले भी देखता हूँ, मैं हार्ट का भी मरीज देखता हूँ, मैं बुखार वाले मरीज को भी देखता हूँ, मैं पागल आदमी को भी ठीक कर सकता हूँ। तो एक बड़ा बेस है, उसका देखने का अलग मजा है। मैं अकेला कार्डियोलॉजी करने लग जाऊँ तो मैं इसके अलावा बाहर नहीं, तो वो टेलीस्कोपिक विजन नहीं चाहता मैं। तो मैंने एक वाइड बेस रखने के लिए मैं केवल फिजिशियन रहा, मैं डीएम करने नहीं गया। मैंने एमडी मेरे को मिल सकता था, मैं बहुत अच्छा मेरा करियर था, मैं लगभग सारे विषय में मेरे गोल्ड मेडल थे जब मैं एमबीबीएस में था। मैं एमडी के बाद एमडी मैंने बहुत अच्छी तरह की थी, मेरा बहुत अच्छा करियर था, मुझे कुछ भी मिल सकता था। डॉक्टर साहब, मैं नहीं जब किया। आप घर में रहते हैं, जी, पत्नी बच्चे लंबा समय हो गया, तो दिल वाला मामला ज़्यादा नज़दीक होता है या व्यंग वाला? एक कहीं ऐसा है कि आप दुष्यंत की गज़ल है कि मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गज़ल आपको सुनाता हूँ। तो व्यंग आपके व्यक्तित्व का ऐसा हिस्सा हो गया है अब कि आप दिन रात वो कहीं व्यंग हो ही गया। बशीर बद्र ने शायद इसलिए कहा है कि मुझे खुदा ने गज़ल का मकाम बख्शा, ये मोहब्बत तेरे, ये दिल एक सारा मुकाम तेरे नाम करता हूँ। तब अब हम तो ऐसा ही व्यंग के तौर पे ही सोचते हैं चीज़ों को, और व्यंग में फिर कहूँगा व्यंग के तौर पे चीज़ों को देखने की दृष्टि ज़्यादा वैज्ञानिक दृष्टि है जी। क्योंकि आप बहुत चीज़ों में नहीं पढ़ते, और पर उसमें भी दिल जुड़ा हुआ होता है, तो आप इमोशनल भी होते हैं और ज़्यादा वैज्ञानिक दृष्टि से जीवन को देख पाते हैं। अगला क्या डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, अब पद्मश्री लग गया है, अब क्या आने वाला है? अरे पुरस्कार की छोड़िए, पुरस्कार का भी हम सोचा नहीं। साहित्य की हाँ, बात कर रहे हैं। साहित्य में मेरे 2 उपन्यास आने वाले हैं। मैं एक उपन्यास का तो पहला ड्राफ्ट कर चुका हूँ, अभी आजकल दूसरा ड्राफ्ट उसका बना रहा हूँ। 2-3-4 ड्राफ्ट में पूरा होगा, शायद अगस्त तक एक उपन्यास आएगा। एक उपन्यास इस साल के अंत तक आएगा, वो मैं अपने काफ़ी इस समय वो चर्चित उपन्यास है, किस्तों में छप रहा है। एक थे असू, एक थे बसु करके, मेरे एक मित्र हैं डॉक्टर अंजनी चौहान, ये उनका बड़ा विचित्र चरित्र है, उसको लेके मजे लेके लिख रहा हूँ। और उस बहाने से मैं अपने मेडिकल कॉलेज के और अपने उस समय के दिनों का एक संस्मरण, तो संस्मरणात्मक उपन्यास है, ये कर रहा हूँ। उसके बाद मुझे एक बुंदेलखंड के बैकग्राउंड में एक ज़मीन और मुकदमेबाजी पर एक उपन्यास लिखना, जो जिसमें हमारी पूरा बुंदेलखंड उलझा रहता है, ज़मीन में या मुकदमेबाजी में, तो वो भी एक मन में है। ये 3 उपन्यास आने। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, आप ऐसे ही लिखते रहें और लगातार लिखते रहें और दिल का इलाज आप लगातार ऐसे ही करते रहें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। आपके जो अगली बार हम लौटे तो बहुत सारे और पद्मश्री से भी बड़े पुरस्कारों के साथ आपको नवाजा जाए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। आपने ईटीवी को समय दी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। आज की ये मुलाकात बस यहीं तक, अगली बार फिर किसी नए शख्स से आपकी मुलाकात कराऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन खबरों के लिए देखते रहिए ईटीवी न्यूज़।